स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और अनुच्छेद 30 तक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आज हम लोग 31 की बात करेंगे। छोटी छोटी क्लास इसलिए हो रही है जिससे कि आप लोग एक एक अनुच्छेद को पढ़ सकें और समझ सकें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार और इससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग आज अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। देखिए, ये वो अनुच्छेद था 31 जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया और इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत कहा जाता है। संपत्ति का अधिकार, थोड़ा सा इसके बारे में समझना होगा कि ये कह क्या रहा है। कुछ इसमें बारीकियां हैं, वो समझिए आप लोग। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 में दो बातें की गई थी। अनुच्छेद 31(1) था, अनुच्छेद 31(2) था। अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है तो वह विधि के प्राधिकार के अंतर्गत ही किया जाएगा और यह किसी कार्यपालिकी आदेश से नहीं बल्कि सक्षम विधानमंडल द्वारा विधि जारी की जाएगी। मतलब अगर सरकार कोई आदेश जारी करके किसी की भूमि से को अधिग्रहित नहीं कर सकता जबकि संसद द्वारा उसके लिए कोई कानून का निर्माण न किया जाए। 31(1) कहता था। 31(2) कहता था कि अगर भूमि अधिग्रहित कर रहे हैं तो दो रीजन होने चाहिए, मतलब एक रीजन होना चाहिए, दूसरे आपकी व्यवस्था करनी चाहिए। और रीजन ये होना चाहिए कि जिस भूमि को आप लोग ले रहे हैं वो लोक हित में, लोक कल्याण के लिए प्रयोग होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने जमीन ली और किसी उद्योगपति को दे दी, नहीं, लोक कल्याण में उसका प्रयोग होना चाहिए। फैक्ट्री लगवा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि उससे लोक कल्याण और रोजगार जुड़ता है, इसलिए उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कही गई कि आप भूमि लेंगे तो उसके बदले में आपको मुआवजा देना होगा, ठीक है। तो दो बातें की गई, देखिएगा। किसी की भूमि को विधि के प्राधिकार से ही अधिग्रहित किया जा सकता है। अधिग्रहित किया जा सकता है। और ये जो कानून बनेगा ना भैया, ये विधानमंडल के द्वारा बनेगा, कार्यपालिकी आदेश नहीं होगा। सरकार आदेश जारी करके किसी की भूमि को अधिग्रहित नहीं कर सकती। इस पॉइंट को याद रख लीजिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। दूसरी बात 31(2) के अंतर्गत दो बातें की गई। पहली बात की गई जो भूमि हो वो लोक कल्याण के लिए प्रयुक्त की जाए, और दूसरी बात की गई इसका जो प्रयोग किया जाए उसके बदले में आपको मुआवजा देना होगा। मुआवजे का प्रबंध किया गया था 31(2) के अंतर्गत। यह तो था मूल संविधान के अंतर्गत बातें। लेकिन देश आजाद हुआ, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत सारे काम करने थे। लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू करने थे, भूमि का अधिग्रहण करना था जिससे कि भवन, अस्पताल बन सके, कॉलेज बन सके, रेलवे लाइन बिछ सके, हवाई पट्टी बन सके, आदि आदि बहुत सारे काम करने थे। लेकिन चूंकि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, संपत्ति का अधिकार, इसलिए मौलिक अधिकार को तरजीह देते हुए 39(b) और 39(c) को तरजीह नहीं दी जाती थी। अब 39(b) और 39(c) क्या कहती है? 39(b) कहती है कि राज्य ये प्रयास करेगा, देखिए आर्थिक न्याय से संबंधित है 39, और पूरा नीति निर्देशक तत्व ही आर्थिक न्याय से संबंधित है। वो ये कहता है कि यदि राज्य 39(b) के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य जो आर्थिक संसाधन है उनका समाज के सभी वर्गों में समुचित रूप से वितरण किया जाए। और 39(c) कहता है कि आर्थिक संसाधनों का कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही सीमित ना रह जाए। तो 39(b), क्योंकि भारत में बहुत सारे जमींदार थे और जमींदारों के पास बहुत बड़ी जमीन थी, तो जमीन उनसे लैंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत लेनी थी और वो गरीबों में जो भूमिहीन थे उन लोगों को बांटनी थी। लेकिन चूंकि शंकरी प्रसाद का केस है, सज्जन सिंह का केस है, गोलकनाथ का मामला है, फिर केशवानंद भारती केस हुआ था, सब इसी से संबंधित है। मैं कभी उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा इतिहास को बताया जाएगा उसमें। लेकिन ये लोग जब कोर्ट पहुंचाया करते थे तो कोर्ट में जाकर ये कहा करते थे कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, जबकि सरकार 39(b) और 39(c) के तहत आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात करती थी। लेकिन कोर्ट तो संविधान में लिखी हुई बात को मानेगा, और वो कहा करता था कि भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार ज्यादा मजबूत है भाग 4 की अपेक्षा, DPSP की अपेक्षा। इसलिए जितने भी काम किए गए उनको रद्द करने की गुंजाइश रहती थी। इसलिए इससे त्रस्त होकर
39A और 31A और 31B दो संविधान संशोधन कर दिए गए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा दो धाराएं, दो अनुच्छेद जोड़ दिए गए। क्या? 31A जोड़ दिया गया कैपिटल ए और 31B जोड़ दिया गया, और ये दोनों जो जोड़े गए ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, इसमें क्या व्यवस्था की गई? इसमें व्यवस्था की गई 39V तथा C को लागू करने के लिए यदि अनुच्छेद 14 और 19 को त्यागना पड़े तो त्याग सकते हैं। देखिए, संविधान की भाषा नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। ये अगर 39B और 39C को लागू करना है सरकार को, तो ये अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत क्या था? संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार। इन दोनों को हम छोड़ सकते हैं अगर 39B और 39C को लागू करना होगा। अर्थात 39B और 39C की लड़ाई अगर 14 और 19 के साथ हो जाती है तो हम लोग पक्ष लेंगे 39B और 39C का। ऐसा 31A के अंतर्गत प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा शामिल कर दिया गया था। 31B के बाद के अंतर्गत नवी अनुसूची को शामिल किया गया था। इसके तहत इसकी क्या विशेषता है? इसके तहत अगर किसी विषय को इसके अंतर्गत डाल दिया जाएगा तो इसके जुडिशियली रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। तो जितने भी लैंड सीलिंग के एक्ट थे या लैंड रिफॉर्म के एक्ट थे, सब नवी अनुसूची के अंतर्गत डाल दिए गए। अर्थात इस पर अब कोर्ट जुडिशियली रिव्यू यानी कि पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। हालांकि मैं बताऊंगा ये स्थिति आज की तारीख में नहीं है। बामन राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती के डिसीजन की तारीख यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले अगर कोई कानून इसमें शामिल कर दिया गया है तब उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई कानून इसमें शामिल किया जाता है तो इस आधार पर कि कहीं वो कानून संविधान के मौलिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, उसकी उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर कोई कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है तो उसकी इस आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है कि कहीं वह बेसिक स्ट्रक्चर का यानी कि मूलभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। यानी कि आज की तारीख में नवी अनुसूची में डाले गए विषयों का भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो 39B और 39C के ऊपर तरजीह दे दी गई, 14 और 19 को 31A के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। अब इसमें एक अनुच्छेद 31C और शामिल किया गया, और 31C इसको शामिल किया गया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इसमें बात लिख दी गई, जो ये लिखा हुआ है इसमें एक बात अनुच्छेद 31(1) और 2 और जोड़ दिए गए, यानी कि 39V और C को लागू करने के लिए यदि 14, 19 और 31 की बलि देनी पड़े तो दे सकते हैं। समझ लीजिएगा, बस ऐसी लैंग्वेज में है ना। अब इन्होंने एक बात और कर दी कि 14, 19 और 31, एक वर्ड 31 और जोड़ दिया गया 31C के तहत 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। ठीक है, इसमें एक परिवर्तन और किया गया 31C में ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि सारे DPSP ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स, सारे के सारे DPSP फंडामेंटल राइट्स से बड़े होंगे। ठीक है, सारे के सारे DPSP जो होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो होंगे, वो मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार से बड़े माने जाएंगे। यानी कि अगर DPSP को लागू करेंगे, किसी भी DPSP को, अभी 39B और 39C की बात नहीं हो रही है,
किसी भी मौलिक अधिकार को, किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर रास्ते में मौलिक अधिकार रोड़ा बनता है तो हमको उस रोड़े को तोड़ना पड़ेगा, हम उसको मानेंगे नहीं, उसकी हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत एक बात आ जाती है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 13(2), 13(1) और 32 ये फंडामेंटल राइट्स में है और ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देते हैं। किसकी देते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। और इसको कहा जाएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के ऊपर डीपीएसपी को तरजीह दे दी गई। अतः ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो परिवर्तन किया गया ये असंवैधानिक ठहरा दिया गया। आज की तारीख में ये वाली विधि लागू नहीं होती है और इसमें कहा गया कि 31C के अंतर्गत वही स्थिति मानी जाएगी जो 25वें संविधान संशोधन 1971 से पहले की थी। अर्थात 39B और 39C को लागू करने के लिए सिर्फ 14 और 19 का अगर उल्लंघन करना पड़े तो कर सकते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात? आपके समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसमें एक 31G को और शामिल किया गया था, 31D को और शामिल किया गया था। 31D को, 31A आप लोगों ने लिख लिया, 31B लिख लिया, C लिख लिया, 31D को और देख लेते हैं। 31D को कहा गया कि अगर सरकार किसी संगम को या कोई इस देशद्रोह के संबंध में कोई कानून बनाती है, 31D इसको कब शामिल किया गया? इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि यदि कोई संगम देशद्रोही की श्रेणी में आता है तो उसे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है और कहे कि ये वो शर्तें हैं कि संगठन अगर कोई बनाया जाएगा और वो इन शर्तों के अंतर्गत आ रहा होगा तो अगर हम उसको खत्म करते हैं तो वह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं होगा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? संगठन और संगम बनाने का अधिकार देता है, संगठन बनाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालांकि 31D को अगले ही संविधान संशोधन यानी कि 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 के द्वारा जनता दल की सरकार ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि आज 31D नाम की कोई चीज नहीं है भारत के संविधान में, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। अब आप पूछेंगे सर वर्तमान की स्थिति क्या है 31 की? देखिए 31(1) और 31(2) को और 19(1)(f) को, 31(1), 31(2) और 19(1)(f) को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 से निकालकर भाग 12 में 300 का के अंतर्गत पहुंचा दिया गया। अब ये एक कानूनी अधिकार है, यानी कि संपत्ति का अधिकार आज की तारीख में एक कानूनी अधिकार है। इसको कौन से शक्ति मिलती थी? इसको शक्ति मिलती थी 19(1)(f) से, 31(1) से और 31(2) से। तो 19(1)(f) को, 31(1) को और 31(2) को भाग 3 के मौलिक अधिकारों से निकालकर भाग 12 के 300 का के अंतर्गत रखते हुए इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आप पूछेंगे सर इसकी स्थिति में परिवर्तन क्या आएगा? तो परिवर्तन की स्थिति में यह है कि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन 300 का अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसलिए आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरी बात, अब अगर आपको जाने का जो अधिकार है वो सिर्फ मुआवजे के आधार पर है कि आपको सही मुआवजा अगर नहीं मिला है तभी आप कोर्ट की शरण ले सकते हो। संपत्ति की हकदारी के लिए आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए राज्य अगर आपकी भूमि को अधिग्रहित करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसको पूर्ण अधिकार है, लेकिन आपको उचित मुआवजा प्राप्त होगा। और अगर उचित मुआवजा प्राप्त नहीं होता है
तब आप कोर्ट की शरण ले सकते हो। ये कानूनी अधिकार होता है और 300 का के अंतर्गत ये प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जाते हुए बिल्कुल प्राइमरी स्टेज से जो सिविल के मामले की कोर्ट होती है वहां से होकर ही गुजरेंगे, एक प्रक्रिया के तहत जाएंगे। वर्तमान में 31A है, 31B है और 31C है। हालांकि 31C की स्थिति को खत्म कर अब स्थिति कर दी गई कि 25वें संविधान संशोधन से पूर्व की स्थिति को लागू कर दिया जाए। नवी अनुसूची के बारे में आपको बता चुका हूं 31B के अंतर्गत। नवी अनुसूची की आज की तारीख में स्थिति यह है कि अगर कोई विषय इसमें शामिल किया जाता है तो उस विषय को यह देखा जाएगा कि कहीं ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत ढांचे को उल्लंघन नहीं कर रहा, जो कि केशवानंद भारती के केस में 24 अप्रैल 1973 को डिसाइड किया गया था और उसी तारीख से यानी कि 24 अप्रैल 1973 की तारीख से ही इसकी डेडलाइन बना दी गई। यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले अगर कोई कानून इसमें सम्मिलित किया गया हो तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किसी भी हालत में नहीं होगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल जितने भी कानून होंगे उनको इस आधार पर परखा जाएगा कहीं ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तो क्षति नहीं पहुंचा रहे, यदि क्षति पहुंचाएंगे तो उनको नल वॉइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से अनुच्छेद 31 आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। छोटी सी क्लास ले रहे हैं हम 15-15, 20 मिनट की, जिससे कि आप पूर्ण और अच्छी तरह चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनुच्छेद 32 का अध्ययन करेंगे और अनुच्छेद 32 के बाद फिर हमारा मौलिक 32 का 33, 34, 35 हम उसी में कर लेंगे। उसके बाद हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। आप पूरी वीडियो देखा करिएगा ना, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है बीच में कोई महत्वपूर्ण बात आपके लिए हो वो आपसे छूट जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिए करिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।